हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज मयंक त्रिवेदी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स तो का इम्पोर्टेंस आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, और नीट और जेई वाले भी जानते होंगे। ठीक है, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या नीट वाले हैं आप या जेई वाले हैं तो आपको ये पता होगा कि मॉडर्न फिजिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, मॉडर्न फिजिक्स आसान बहुत है, इसलिए ये जेई नीट या फिर बोर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक, तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या नाम है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग बात क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे कि नाम लिखा है डुअल नेचर। क्या नाम लिखा है? डुअल नेचर। डुअल का मतलब क्या होता है? डुअल का मतलब क्या होता है? दो। डुअल का मतलब क्या होता है? दो। और दो नेचर किसकी बात हो रही है? किसके दो नेचर की बात हो रही है? मैटर या फिर रेडिएशन के दो नेचर की बात हो रही है। ठीक है, सदियों से चलता आ रहा है कि लाइट का जो नेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कभी लोग कहते हैं कि लाइट पार्टिकल है, कभी लोग कहते हैं लाइट वेव है ना। तो लाइट का जो नेचर है सदियों से कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो इस कंट्राडिक्शन में बहुत सारे साइंटिस्ट ने योगदान दिया। जैसे कि पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया, वो थे न्यूटन। न्यूटन ने एक थ्योरी दी जिन्होंने इस थ्योरी को क्या नाम दिया? इन्होंने इस थ्योरी को क्या नाम दिया? कॉर्पस्कल्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, है ना। कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को इन्होंने नाम क्या दिया? कॉर्पस्कल्स। ठीक है, और इसकी मदद से इन्होंने कुछ फिनोमेना को प्रूव करा, जैसे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दोनों फिनोमेना को इन्होंने प्रूव कर दिया लाइट को पार्टिकल मानते हुए। तो लोग मानने लगे कि लाइट पार्टिकल। दूसरे नंबर पे इन्हीं के पैरेलली एक साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे जिनका नाम था हाइगन। ठीक है, आपने हाइगन प्रिंसिपल पढ़ा होगा वेव थ्योरी में। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो हाइगन एक दूसरे साइंटिस्ट है। तो हाइगन ने क्या कहा? लाइट जो है एक मैकेनिकल वेव है। क्या कहा? लाइट एक मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव है तो इसका मतलब इन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। किसकी? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो इनसे क्वेश्चन उठा कि लाइट जो है सन से अर्थ में आती है तो उनके बीच में तो कोई मीडियम नहीं होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, एक मीडियम होता है। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना, हाइपोथेटिकल मीडियम माना, जिसको इन्होंने नाम दिया ईथर। इन्होंने कहा कि सन और अर्थ के बीच में एक हाइपोथेटिकल मीडियम भरा हुआ है जिससे लाइट गुजर के हमारे पास तक आती है। ठीक है, अगर ये ना होता तो ना आ पाती। लेकिन ये जो हाइपोथेटिकल मीडियम वाली बात थी ये गलत हो गई, है ना। कुछ सालों बाद ये हाइपोथेटिकल वाली जो इन्होंने ईथर लिया था ये बात गलत हो गई। गलत किस लिए हुई थी उसका कारण था, लेकिन वो हमारे मतलब का नहीं। ठीक है, अगली साइंटिस्ट जो है वो है मैक्सवेल। इसके बारे में भी आप लोग बहुत सुन चुके होंगे, इनके बारे में भी आप लोग बहुत सुन चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल जो थे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट वेव तो है लेकिन ये एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। और इन्होंने इसकी अलग, ये एक अलग तरीके की वेव होती है इन्होंने कहा, और उसका नाम इन्होंने क्या दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। ठीक है, और इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद थोड़े साल बाद एक बढ़िया साइंटिस्ट आया जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी है, एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी है। उन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट को इन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटा। ठीक, फिर मैक्स प्लैंक की थ्योरी का इस्तेमाल करके कौन है? आइंस्टीन है। आइंस्टीन ने क्या करा? मैक्स प्लैंक की थ्योरी का इस्तेमाल किया और लाइट को पार्टिकल मानते हुए एक फिनोमेना को प्रूव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल होने का प्रमाण है। ठीक है, लाइट के पार्टिकल होने का प्रमाण था।
क्योंकि अगर ये वेव कंसीडर करते तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, और ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना था, तो इस पर सवाल उठाना भी बहुत मुश्किल था। ठीक है, जिससे लाइट के पार्टिकल नेचर को इन्होंने दर्शाया। फिर कुछ सालों बाद लड़ाई करने के लिए डी ब्रॉगली आए। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन इन्होंने सबकी ऐसी तैसी कर दी, है ना। इन्होंने क्या कहा, जो लाइट है वो ना तो वेव है ना तो पार्टिकल है। इन्होंने कहा कि ये उसका बिहेवियर होता है, बिहेवियर जैसे हमारा बिहेवियर होता है, कभी अच्छा कभी गंदा, वैसे ही लाइट का भी बिहेवियर होता है, कभी वेव कभी पार्टिकल। ठीक है, तो ये चीजें, कितनी चीजें इन्होंने डिस्कस करी, है ना। लाइट के पार्टिकल नेचर और लाइट के वेव नेचर के बारे में इतने साइंटिस्ट ने लड़ाई करी। उसके बाद लड़ाई तो कर ली। अब ये जो चीजें थी ये इतने काम की नहीं थी अपने, ये तो हमको पता होना चाहिए बस ऐसे ही क्या क्या हुआ। ठीक है, अब जो चैप्टर के हिस्से हैं, चैप्टर के 3 हिस्से हैं बेसिकली जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है फोटॉन थ्योरी, दूसरा हिस्सा होता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा हिस्सा होता है डी ब्रॉगली वेव। ये 3 हिस्से में चैप्टर बटा हुआ है, बहुत आसान सा चैप्टर है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आंसर पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सब चीजों की। उनमें से सबसे पहले हमको किसकी बात करनी है, आज करनी है बात फोटॉन थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे किसकी, फोटॉन थ्योरी। ठीक, तो फोटॉन थ्योरी में अगर हम लोग बात करें तो फोटॉन थ्योरी बेसिकली फोटॉन के बारे में चीजें पढ़ेंगे, है ना, कि फोटॉन की स्पीड क्या होती है, फोटॉन का मास क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। अब सबसे पहले जो फोटॉन है ना, फोटॉन बेसिकली, फोटॉन क्या है, फोटॉन क्या है, स्मॉल एनर्जी पैकेट है। क्या है फोटॉन, क्या है फोटॉन, है स्मॉल एनर्जी पैकेट। ठीक है, मतलब ये जो मैक्स प्लैंक ने क्वांटा कहा था जिसको, आइंस्टीन ने उसका अलग सा नाम दिया जिसे इन्होंने फोटॉन दे दिया, और वही बेसिकली क्या है, स्मॉल एनर्जी पैकेट। अगर हम लोग फोटॉन की एनर्जी की बात करें, है ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू, ठीक है, कितनी होती है एनर्जी, एच न्यू, या फिर एच सी बाई लेमडा। न्यू को ही लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। ठीक है, न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। ये हमारी एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। ठीक है, ये आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एनर्जी ऑफ लाइट की, है ना, किसकी बात करें, एनर्जी ऑफ लाइट की, तो लाइट क्या होती है, बहुत सारे फोटॉन से मिलकर बना हुआ होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, है ना। तो लाइट के पास मान लेते हैं कि n फोटॉन्स है, तो लाइट की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी NH, है ना, या फिर NHc बाई लेमडा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक, सबसे पहले तो एनर्जी की बात होती है। उसके बाद अगली बात क्या होती है, अगली बात होती है स्पीड ऑफ फोटॉन। ठीक है, स्पीड ऑफ फोटॉन, फोटॉन की स्पीड की बात करते हैं। तो अगर फोटॉन रुका हुआ है ना, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, रेस्ट मास जो होता है फोटॉन का वो होता है 0, है ना। रेस्ट मास क्या होता है फोटॉन का, 0 होता है। उसके बाद अगर हम लोग ऐसे मास की बात करें जब वो वेलोसिटी है उसके पास, मोशन में है, ठीक है, तब क्या होगा मास, तब मास को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तब मास को एक फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा E बाई सी स्क्वायर। E की जगह एनर्जी ऑफ फोटॉन रख देंगे तो ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा, और ये क्या सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो गया, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एच बाई लेमडा सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मास, मास इज इक्वल टू एच बाई लेमडा सी। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक बात और याद रखनी है हमको, इंपॉर्टेंट बात, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए मास कम होगा। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों ने मास की बात कर ली तो स्पीड हटा देते हैं, यहाँ पे मास लिख देते हैं। ठीक है, मास ऑफ फोटॉन। ठीक है, हम लोग बात किसकी कर रही है, मास ऑफ फोटॉन। ठीक है, हमने मास स्पीड लिखा था लेकिन मास की बात कर ली।
ये हमारी होगी मास ऑफ फोटॉन। ठीक है, इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ फोटॉन की। पीछे हम लोगों ने मास ऑफ फोटॉन की बात कर ली, स्पीड ऑफ फोटॉन की बात करते हैं। अगर स्पीड ऑफ फोटॉन की बात करें तो अगर फोटॉन वैक्यूम में है ना, फोटॉन का वैक्यूम में, तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो फोटॉन की स्पीड होगी वो बराबर होगी स्पीड ऑफ लाइट के। अगर फोटॉन किसी मीडियम में है ना, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो c बाई म्यू होगी। यहाँ पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, दैट मीडियम। ठीक, ये तो हमारी बात होगी स्पीड। ठीक, अगली बात किसकी होती है, अगली चीज, अगर इसके पास स्पीड है तो इसके पास मोमेंटम भी होगा। ठीक है, मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम क्या होता है, किसी का भी मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वैक्यूम की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है, तब उस केस में P इज इक्वल टू एम इंटू सी हो जाएगा मोमेंटम किसका, फोटॉन का। ठीक है, या तो ये हो जाएगा, या तो हम लोग और किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ फोटॉन अगर रख दें, है ना, अगर मास ऑफ फोटॉन की वैल्यू रख दें तब हमारे पास जो मोमेंटम आ जाएगा तब आ जाएगा P इज इक्वल टू, ये क्या था, h बाई लेमडा सी था, पीछे निकाला तो एक सी से सी कैंसिल, तो ये हो जाएगा h बाई लेमडा। ठीक है, इसको और भी चीज लिख सकते हैं, इसको E बाई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, E बाई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक सी छोड़ दो और एक सी नीचे भेज दो, ये E बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा, है ना। तो और एम सी क्या था, मोमेंटम, तो E बाई सी भी लिख सकते हैं मोमेंटम को। ठीक है, ये तो बात हो गई मोमेंटम की। मोमेंटम के कौन कौन से फॉर्मूले, या तो एक हो गया P इज इक्वल टू एम सी, या तो हो गया h बाई लेमडा, या तो हो गया E बाई सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। मोमेंटम के बाद बात आती है किसकी, रेडिएशन फोर्स की। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर फोटॉन के पास मोमेंटम है तो अगर वो किसी चीज में गिरेगा तो वो क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, है ना। किसी के पास मोमेंटम है ना, मास है, वेलोसिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम ही तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स होती है। तो इसका मतलब उस चीज पे एक फोर्स लगेगी। तो इसको हम लोग दो हिस्सों में पढ़ते हैं, केस वन और केस टू बना लेते हैं। यहाँ पे एक बार जो सरफेस है उसको हम लोग ले लेंगे, जिस सरफेस पे गिर रहा है उसको हम लोग लेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिव, और एक बार दूसरी बार क्या लेंगे, उस सरफेस को ले लेंगे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। ठीक, तो अब होगा क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पे रेडिएशन गिरा, ठीक है, इस पे क्या हुआ, एक रेडिएशन गिरा। मान लेते हैं इसमें एक फोटॉन है जिसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम है h बाई लेमडा, क्या कह सकते हैं, E बाई सी। ठीक, अब ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो जैसे आएगी जितनी एनर्जी आएगी वो सारी की सारी एनर्जी वापस भेज देगा, है ना। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, सारी की सारी एनर्जी चली गई वापस। और कितने मोमेंटम से जाएगी, ये उस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग जितनी आएगी उतनी चली जाएगी। तो इसके पास भी जो मोमेंटम होगा या वो E बाई सी या फिर h बाई लेमडा होगा, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जैसे एक दीवार है, इसमें एक बॉल है जिसके पास m मास है, v वेलोसिटी है, और टकरा के रिबाउंड करके सेम मास और सेम वेलोसिटी से वापस आ गया, तब क्या कहते थे, चेंज इन मोमेंटम लिखते थे हम लोग 2mv का। वैसे यहाँ पे कर देंगे E बाई सी से आ रहा है, E बाई सी से जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम इस केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2E बाई सी। ठीक है, और फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 2E बाई सी टी। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो जैसे रेडिएशन फॉल होगा सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लेते हैं E बाई सी से आए और वापस आते समय कुछ नहीं मिला क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया पूरा, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, खाली E बाई
सी हो गया। तो फोर्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे, E बाई सी टी हो जाएगी, है ना। एक तो ये हो गया फॉर्मूला फोर्स का और एक तो ये हो गया फॉर्मूला फोर्स का। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रेडिएशन फोर्स। इस फॉर्मूले को और किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लग रहा है वैसा कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बात होती है इसमें, पावर ऑफ लाइट की। ठीक है, पावर ऑफ लाइट। ठीक है, किसी एक फोटोन के पावर की बात नहीं करेंगे, हम लोग पूरे लाइट के पावर की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक फोटोन के पास खाली पावर नहीं होगा, है ना, पूरे लाइट के पास पावर होगा। ठीक है, अब पावर ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, या फिर ई बाई टी लिख सकते हो आप इसको, है ना, ये लिख सकते हैं। अब एनर्जी किसकी होगी, लाइट की। लाइट की एनर्जी क्या होती है, एन एच न्यू डिवाइड बाई क्या है, टाइम। इसको सी बाई लेमडा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा एन एच सी बाई लेमडा टी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बात पूछा गया सवाल है। यहाँ से अगर आप एन बाई टी की वैल्यू निकालें तो एन बाई टी की वैल्यू हो जाएगी, पावर को पी से डिनोट कर दें अगर, तो पी लेमडा बाई एच सी वैल्यू आ जाएगी एन बाई टी। जहाँ पे एन बाई टी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बताइए, आपको पावर और वेवलेंथ दे देगा। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और एच सी की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू हमको याद रखनी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि एच सी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, इसको इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद रख सकते हो। इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है। ठीक है, एचसी की वैल्यू डायरेक्टली। उसके बाद ये तो हो गई हमारी पावर की बात। ठीक है, पावर के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक छोटा सा सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। ठीक है, लाइट इससे एमिट हो रही है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकल रही है। अब लाइट बाहर की तरफ निकल रही है तो मान लेते हैं कि एक ये स्फेरिकल रीजन में लाइट निकल रही है। अब लाइट का एक प्रकार की एनर्जी, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी निकल रही है ना, कह सकते हैं कि एनर्जी निकल रही है। हमने मान लिया कि जिस स्फेरिकल पोर्शन में ये लाइट निकल रही है उसका एक छोटा सा एरिया ले लिया जिसकी वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और टाइम मान लेते हैं टी बराबर 1 सेकंड में हमने देखा कि कितनी एनर्जी पास हो रही है। ठीक है, तो टी बराबर 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से जितना एनर्जी पास हो, है ना, उसे हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी बेसिकली क्या होगा, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां से आप एक चीज और लिख सकते हो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई बाई टी की जगह पावर लिख सकते हो तो पी बाई ए लिख सकते हो, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई इंटू पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए, है ना, ये भी लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू आई इंटू ए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। ठीक, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और पावर की वैल्यू इस्तेमाल करके अगर आप चाहो तो इस फोर्स के फॉर्मूले को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हो। ये चीज तो आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है वो कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों ने जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फोर्स का फॉर्मूला आपने दोनों केस में लिखा। एक केस में लिखा आपने 2E बाई सी टी और एक केस में लिखा आपने E बाई सी टी। ठीक, तो पहले केस में पावर, ये पावर वाले चीज को इस्तेमाल करके आप लोग ये लिख सकते हो, तो 2E बाई टी की जगह पावर लिख देंगे, डिवाइड में क्या है सी, और पी की जगह फिर आई इंटू ए लिख देते हैं। देखिए नीचे से आया है, और डिवाइड बाई सी। और यहाँ पे देखिए इसके फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो आप, पी बाई सी लिख सकते हो या फिर आई ए बाई सी लिख सकते हो, है ना। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली बात क्या आती है, ये तो हो गई हमारी फोर्स इंटेंसिटी।
ठीक है, पावर, मोमेंटम, स्पीड और मास की बात होगी। ठीक है, अगली चीज आती है रेडिएशन प्रेशर, है ना, इसकी बात आती है रेडिएशन प्रेशर की। फोर्स लगा रहा है तो प्रेशर भी लगा रहा होगा, तो अगली बात आती है रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर की अगर हम लोग बात करें, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, कोई भी प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो यहाँ पे दो केस में फोर्सेज आएंगे, एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाले केस में परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाले केस में, और एक आई परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वाले केस में। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाले केस में अगर हम लोग देखें तो ये वाला है फॉर्मूला आई ए बाई सी, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वाले में फॉर्मूला क्या था फोर्स का, 2IA बाई सी। अब फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर आ जाएगा, एरिया एरिया कट गया, तो ये आ गया I बाई सी, और ये आ गया हमारा 2I बाई सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है रेडिएशन प्रेशर फॉर बोथ द केसेस। यही केस पूछेगा, जनरल केस एक और बना लीजिए, ये जेई में पूछ सकता है। जनरल केस क्या है, जनरल केस की बात करें तो एक फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है कि रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू I बाई सी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर। यहाँ पे आर क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग की बात हो रही है तो जो आर की वैल्यू 1 होगी, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की बात हो रही है तो आर की वैल्यू 0 होगी। आर की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 I बाई सी, ये फॉर्मूला बन गया। आर की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 इंटू आई बाई सी मतलब I बाई सी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जनरल केस है, ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक, ये हो गई रेडिएशन प्रेशर की बात। ठीक है, अगली बात किसकी आती है, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं फोटोन की, वो भी समझ लेते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगली चीज आती है, अगर हमारे पास फोटोन है, ठीक है, अगर हमारे पास फोटोन है और इसको हमने क्या करा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, और एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ा, ठीक है, ग्रेविटी में छोड़ा, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब अगर फोटोन को छोड़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मान लेते फोटोन को ऐसे छोड़ा नीचे की तरफ, तो क्या होगा, क्या फोटोन इधर उधर जाएगा, नहीं जाएगा, फोटोन बिल्कुल सीधा चला जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखनी है कि फोटोन के पास जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, फोटोन के पास चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज नहीं होगा तो F बराबर QE होती है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर चार्ज जीरो हो गया तो F बराबर भी जीरो हो गया, मतलब इसमें कोई फोर्स ही नहीं लगेगी। जब फोर्स नहीं लगेगी तो अपनी डायरेक्शन से चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा चलता चला जाएगा, है ना। जो होगा उसका पाथ, जो होगा उसका पाथ यही रहेगा, ठीक है, ये बात नहीं ऐसे मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। वही चीज अगर किसी फोटोन को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स कितनी होती है, QVB होती है। अगर चार्ज जीरो है तो फोर्स कितनी होगी, जीरो, तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, यही पाथ रहेगा उसका, बिल्कुल सीधा, है ना, स्ट्रेट लाइन। ग्रेविटेशनल फील्ड में देखो फोटोन को छोड़ा, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो फोटोन के पास मास होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जिस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे ना जाके ऐसे चला जाएगा, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ, क्योंकि फोटोन के पास मास होता है, फोटोन के पास मास होता है, इस वजह से। ठीक है, तो ये तो हमारी है कुछ फोटोन की कुछ प्रॉपर्टी। अभी जो इंटेंसिटी की हमने बात करी, वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमको याद रखनी है, ये चीज तो आपको याद रखनी है साथ में, इससे तो MCQ आए हैं कई बार, है ना, उसमें नीट में कई बार पूछा गया, जेई में भी आ चुका है, ठीक है, याद रखना है इसको। अगली चीज जो अभी हम लोगों ने इंटेंसिटी की बात करी थी, तो इंटेंसिटी दो तरीके के ऑब्जेक्ट के लिए आपसे पूछता है, एक तो आपसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेगा और एक आपसे लीनियर ऑब्जेक्ट की बात करेगा, है ना। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है लीनियर ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है वो कुछ स्फेरिकल फॉर्म में निकलती है। कैसे निकलती है, स्फेरिकल फॉर्म में, है ना, स्फेरिकल फॉर्म में लाइट
निकलती है पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, पूरे के स्फीयर में फैल जाती है। और अगर हम लोग लीनियर ऑब्जेक्ट से लाइट अगर निकल रही है तो ये कुछ ऐसे लाइट निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप एक सिलेंड्रिकल पोर्शन बना सकते हो। अगर आप स्फीयर की एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस आर है। अगर इसके सिलेंडर के एरिया की बात करें तो सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक। इंटेंसिटी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा, E बाई AT। इसका मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। और E क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट, तो E की जगह आप NH न्यू बाई AT भी लिख सकते हो। ये आपको याद रखना है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो पहले केस में अगर पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर कोई लीनियर सोर्स है ना, लीनियर केस है ना, लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो उस केस के लिए जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ना। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन तो है। तो यहाँ पे इस केस में अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, या फिर N1 अपॉन N2, नंबर ऑफ फोटॉन पहली लाइट में दूसरी लाइट में, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो इसको। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये बात याद रखना। और एक चीज ये भी नोट करके डाल लीजिए कि फ्रीक्वेंसी चेंज ओनली इफ सोर्स चेंज्ड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होगी जब सोर्स चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगी, ठीक है, नहीं तो नहीं चेंज होगी। ये तो हमारी बात होगी फोटॉन थ्योरी की। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे ही करते करते जल्दी जल्दी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, मैं रेडी हूँ, सारे डाउट का जवाब आपको मिलेगा।